तो आज के क्लास में हम लोग अब पढ़ेंगे कि ट्रैपेजॉइडल और एक्मी थ्रेड के ऊपर कि जब मान लीजिए कि पावर स्क्रू के रूप में हम अगर ट्रैपेजॉइडल या कोई एक्मी थ्रेड का अगर हम यूज कर रहे हैं तो इस केस में कितना टॉर्क लगेगा उसको लोड को लिफ्ट करने में, कितना टॉर्क उसको लोअर करने में, है ना। ट्रैपेजॉइडल एक्मी थ्रेड का एफिशिएंसी क्या होगा। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही स्क्रू थ्रेड के ऊपर जो टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड और टॉर्क रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड, इफिशियंसी ऑफ स्क्रू थ्रेड जो है ये हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग सिंपल जो है ट्रैपेजॉइडल और जो स्क्वायर थ्रेड है, ये दो मोस्ट पॉपुलर थ्रेड है किसके लिए, पावर स्क्रू के लिए, है ना। तो इसमें हम बस एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि जैसे एग्जांपल यहाँ पर जो हमें फिगर दिख रहा है ये, है ना, ये फिगर क्या है, एक ट्रैपेजॉइडल थ्रेड का है या फिर एक्मी थ्रेड। ट्रैपेजॉइडल थ्रेड और एक्मी थ्रेड में बस अंतर इतना ही है कि जहां पर ट्रैपेजॉइडल थ्रेड का जो थ्रेड एंगल होता है वो 30 डिग्री का होता है, जबकि एक्मी थ्रेड में जो थ्रेड एंगल होता है वो 29 डिग्री का होता है ना। यहाँ पर जैसे कि हम ये थ्रेड एंगल है, इसको हम लोग 2 थीटा से नोटेशन दिए हैं कि ये 2 थीटा जो है क्या है, थ्रेड एंगल है। तो अगर ये 2 थीटा का वैल्यू अगर 30 डिग्री के बराबर है तो ये आइसोमेट्रिक ट्रैपेजॉइडल थ्रेड हो गया, और इसी का वैल्यू अगर 29 डिग्री है तो ये एक्मी थ्रेड हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो जिस लोड को हम रेज या लोअर कर रहे हैं तो वो एक क्या है, एक्सटर्नल लोड है। तो एक्सटर्नल लोड जो होती है वो ऑलवेज ग्रेविटी उसको अपनी ओर खींचेगा। तो यानी कि वो जब भी एक्ट होगा तो कैसे एक्ट होगा, तो वर्टिकली ही एक्ट होता है। तो यहाँ पर जो डब्लू हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये डब्लू जो है ये क्या है, एक्सियल लोड है जो कि सीधा वर्टिकली ग्राउंड की तरफ एक्ट होता है, क्योंकि ये डब्लू जो है यही हमारा क्या है, लोड का सिंबल है। जिस लोड को हम रेज या लोअर कर रहे हैं उसका सिंबल हम डब्लू के रूप में लेते हैं। तो ये डब्लू किधर लगेगा, तो ये एकदम वर्टिकली एक्ट होगा। ठीक है, वर्टिकली एक्ट होगा, यानी कि अगर हम स्क्रू थ्रेड का अगर एक्सिस की बात करें तो ये जो लोड है वो अलोंग द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस ये ऑलवेज एक्ट होगा। जबकि हमारा थ्रेड जो है, हम देख रहे हैं कि यहाँ थ्रेड जो है वो क्या है, इंक्लाइंड है। तो अगर हम लोग थ्रेड सरफेस के ऊपर अगर हम लोग नॉर्मल फोर्स का मान निकालें कि यहाँ पर ये थ्रेड है, जैसे ये थ्रेड का क्या है, सरफेस है, तो इस पर नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल लाइन ये होगा, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन होगा थ्रेड के ऊपर। तो यहाँ पर ट्रैपेजॉइडल के केस में जो थ्रेड का सरफेस है उस पर अगर हम लोग यहाँ नॉर्मल फोर्स निकालते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आती है कितना, डब्लू बाय कॉस थीटा। ये कितना आता है, डब्लू बाय कॉस थीटा, जहाँ पर ये 2 थीटा जो है तो ये अगर 30 डिग्री है तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। वहीं पर अगर 2 थीटा बराबर एक्मी थ्रेड है तो 29 डिग्री, तो यानी थीटा बराबर क्या होगा, 14.5 डिग्री। तो इसी वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पर इस थीटा के रूप में पुट कर देंगे, और ये कॉस थीटा, डब्लू बाय कॉस थीटा, ये जो वैल्यू है वो किसका है, ये नॉर्मल रिएक्शन का मान है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ट्रैपेजॉइडल थ्रेड हो या एक्वी थ्रेड हो, इन दोनों में एक्सियल लोड का वैल्यू डब्लू है, और जबकि उस पर नॉर्मल रिएक्शन थ्रेड के ऊपर डब्लू बाय कॉस थीटा है। तो दोनों का वैल्यू क्या है, अलग अलग है। ठीक है, वही अगर हम लोग यहाँ पर बात करें किसका, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं स्क्वायर थ्रेड का, है ना। एक मिनट।
अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर स्क्वायर थ्रेड के बारे में, तो स्क्वायर थ्रेड का जैसे कि ये हमारा फिगर है, तो स्क्वायर थ्रेड में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक्सियल लोड है, जैसे कि हम बताएं कि एक्सियल लोड जो होती है वो ऑलवेज वर्टिकली एक्ट होता है, क्योंकि ये लोड है जिसको हम लोग रेज कर रहे हैं, तो ये लोड डायरेक्ट क्या है, एक्सियल है ना। और स्क्वायर थ्रेड के केस में अगर थ्रेड सरफेस के ऊपर नॉर्मल भी अगर हम लोग निकालें यहाँ पर नॉर्मल, तो ये नॉर्मल का वैल्यू भी क्या है, डब्लू के बराबर ही है ना। मतलब हो गया कि यहाँ नॉर्मल फोर्स जो थ्रेड के सरफेस के ऊपर और एक्सियल लोड, इस दोनों केस में क्या है, यहाँ पर एक्सियल लोड रेज भी डब्लू है और नॉर्मल भी डब्लू ही है। ठीक है। तो अब जैसे फ्रिक्शन फोर्स का जो मान होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो होती है वो एफ बराबर होता है म्यू इंटू एन। ठीक है। तो अगर हम स्क्वायर थ्रेड की बात करें तो ये एन तो एन ही है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर ट्रापेजॉइडल थ्रेड की बात करें तो यहाँ पर एन जो है वो हमारा डब्लू बाई कॉस थीटा है ना, या फिर इसको हम लोग डब्लू सेक थीटा भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक सेक थीटा का टर्म आ गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की मान निकालें म्यू इंटू एन, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, म्यू इंटू डब्लू सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है। और जबकि स्क्वायर थ्रेड में सीधा से जो फ्रिक्शन फोर्स है वो म्यू इंटू एन होगा, एन यहाँ डब्लू के बराबर है तो म्यू इंटू डब्लू होगा। तो हम स्क्वायर थ्रेड और ट्रापेजॉइडल थ्रेड में अंतर क्या देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ म्यू डब्लू आया, और इसको हम लोग यहाँ पर म्यू डब्लू कॉस थीटा आया। तो इसको हम अगर सेपरेट कर ले कि म्यू सेक थीटा इंटू डब्लू, है ना, तो डब्लू लोड इसमें भी है और डब्लू लोड स्क्वायर थ्रेड में भी है, लेकिन स्क्वायर थ्रेड में सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के रूप में म्यू है, और जबकि ट्रापेजॉइडल थ्रेड में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एक सेक थीटा के टर्म में है, यानी कि म्यू सेक थीटा है। तो हमको कुछ नहीं करना है, जो भी हम डेरिवेशन किए हैं पिछले क्लास में, टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड, टॉर्क रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड एंड इफिशियंसी ऑफ थ्रेड में, तो जहां पर हमको टर्म जो है म्यू आया है उस म्यू को हम लोग क्या कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, रिप्लेस बाय म्यू सेक थीटा से। ठीक है। बाकी फॉर्मूला जो है सेम ही रहेगा, बस हमें क्या करना है कि जहां जहां म्यू है वहां वहां हम म्यू सेक थीटा कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हम म्यू सेक थीटा अब लेंगे। तो अब इफर्ट रिक्वायर्ड टू रेज द लोड, तो इससे पहले के क्लास में हम लोग जब पढ़े थे कि इफर्ट, देखिए टॉर्क रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड है ना। तो इसमें जो इफर्ट का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाले थे, है ना, ये जो है P बराबर डब्ल्यू म्यू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा है। तो इस यहाँ से नहीं, हाँ यहाँ पे है कि यहाँ पर क्या आया था, W इंटू म्यू प्लस टेन अल्फा अब बाई वन माइनस म्यू टेन अल्फा, ये आया था क्या, इफर्ट बराबर यहाँ पर, है ना। तो इसमें जो ये म्यू है, इस म्यू को हम सिंपली क्या कर देंगे, म्यू सेक थीटा से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ट्रेपेजॉइडल थ्रेड के लिए जो एफर्ट होगा P बराबर ये हो जाएगा W, यहाँ पर पहले क्या था, म्यू था, तो इस म्यू के जगह हम यहाँ पर म्यू सेक थीटा कर दिए प्लस टेन अल्फा, अब बाय वन माइनस यहाँ पर भी म्यू था सिर्फ, तो म्यू को हम म्यू सेक थीटा से रिप्लेस कर दिए इंटू टेन अल्फा। तो ये हमको क्या निकल गया, एफर्ट रिक्वायर्ड टू रेज द लोड। ठीक है। इसमें हमको टॉर्क निकालना होगा, टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड, लोड जो है टी बराबर, तो ये जो हमारा इफर्ट है पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, डीएम बाई टू। तो डीएम क्या है, मीन डायमीटर है। तो टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफर्ट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो डीएम बाई टू है। तो ये हमको सिंपली फॉर्मूला आ गया किसके लिए, तो ट्रापेजॉइडल और एक्मी थ्रेड के लिए। वही फिर हम
अगला टर्म जो है एफर्ट रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड, लोड को लोअर करने में। तो सिंपल चीज है कि यहाँ पर साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा, ऊपर में प्लस है तो माइनस हो जाएगा, नीचे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि P बराबर क्या आ जाएगा, W म्यू सेक थीटा माइनस टेन अल्फा बाय 1 प्लस म्यू सेक थीटा इंटू टेन अल्फा। इसमें भी हमको टॉर्क रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड जो हो जाएगा, वो जितना ये एफर्ट है P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि मीन डायमीटर बाय 2, ये हो गया। इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी जो हम यहाँ पर कैलकुलेशन किए थे, वो इफिशियंसी क्या क्या था, यहाँ हम लोग देखते हैं कि टॉर्क में इफिशियंसी जो है, एक्चुअली टॉर्क का इफिशियंसी यहाँ नहीं है, अपना कॉपी में देखिएगा कि टॉर्क का जो इफिशियंसी है वो यहाँ पर है कि म्यू, ये 1 माइनस म्यू टेन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाय म्यू प्लस टेन अल्फा होगा। तो सिंपली है कि जहां जहां म्यू है वहां पर म्यू सेक थीटा से हम सिंपली रिप्लेस कर देंगे। तो इफिशियंसी ऑफ ट्रेपेजॉइडल थ्रेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेन अल्फा इंटू 1 माइनस म्यू सेक थीटा इंटू टेन अल्फा बाय म्यू सेक थीटा प्लस टेन अल्फा। तो ये आ गया एफिशिएंसी ऑफ ट्रेपेजॉइडल थ्रेड। तो इसमें हमको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिंपल ये तीन फॉर्मूला हम लोग, इफ टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड, टॉर्क रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड एंड इफिशियंसी ऑफ ट्रेपेजॉइडल थ्रेड, तीनों में जो है डेरिवेशन बिल्कुल वही सेम ही रहेगा। जहां पर सिर्फ म्यू है उसको हम म्यू सेक थीटा से रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से हम ट्रेपेजॉइडल थ्रेड पर हम टॉर्क और इफिशियंसी निकालते हैं। अब हम लोग को जो इसमें मेन पढ़ना है वो है हमारा डिजाइन ऑफ स्क्रू एंड नट, यानी कि स्क्रू और नट का डिजाइन कैसे करेंगे। अभी तक तो हम स्क्रू और का परफॉर्मेंस को देख रहे थे कि किस टाइप का स्क्रू किस तरह की परफॉर्मेंस देगा, सेल्फ लॉकिंग कब होगी, ओवरहॉलिंग कब होगा, कौन सा एफिशिएंट ज्यादा होगा कौन सा लोअर होगा, उस पर क्या क्या पैरामीटर्स का इफेक्ट होगा, वो हम पढ़ रहे थे। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिजाइन ऑफ स्क्रू। अब स्क्रू की डिजाइन करना है कि स्क्रू वो हमारा फेल ना कर जाए, यानी कि स्क्रू का जिस पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं, मान लेते हैं कि लोड को, यहाँ पर लोड को ही रेज करने के लिए अगर हम स्क्रू का यूज कर रहे हैं, तो ये लोड को रेज करने के लिए ये पूरी, मतलब इसके पास पूरा क्षमता हो, है ना। ऐसा ना हो कि लोड जब ये उठाने जाए तो ये स्क्रू जो है वो हमारा फेल कर जाए या फिर नट फेल कर जाए। तो कोई भी एक फेल कर गया तो पूरा असेंबल जो है वो हमारा फेल कर जाता है, फिर हम जो यूज कर रहे हैं लोड को उठाने के लिए या लोअर करने के लिए वो नहीं हो पाएगा। तो जो पावर स्क्रू है उसमें बेसिकली हमारा तीन बेसिक कंपोनेंट होता है पावर स्क्रू का। एक तो उसमें एक स्क्रू होती है, दूसरा उसमें जो पार्ट लगा हुआ रहता है वो नट है, और तीसरा क्या है, फ्रेम है, यानी कि जिस फ्रेम के अंदर ये स्क्रू और नट का क्या होता है, सेटअप होता है, असेंबली होती है, वो फ्रेम। तो बेसिक तीन कंपोनेंट ही होता है पावर स्क्रू में, ठीक है। उसके बाद जो है स्क्रू जो फेल करता है वो, उसमें तीन क्राइटेरिया होता है इसके डिजाइन करने का। स्क्रू, पावर स्क्रू का डिजाइन जो होता है वो बाय थ्री क्राइटेरिया से होता है ना। पहला क्राइटेरिया जो है उसकी स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया मतलब ये हो गया कि वो लोड को सहने की, उस लोड को मतलब जो है रेज करने का उसके पास पूर्ण क्षमता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उस पर इतना हैवी लोड लग जाए कि वो स्क्रू ही टूट जाए या फिर हमारा नट ही टूट जाए, है ना। तो वो स्ट्रेंथ, सफिशियंट स्ट्रेंथ होना चाहिए ताकि वो जिस पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं उस लोड को आसानी से रेज या लोअर कर सके। वो इतना स्ट्रेंथ स्क्रू नट और उसके फ्रेम में होना चाहिए। दूसरा जो इसका क्राइटेरिया है वियर क्राइटेरिया। जैसा कि हम जानते हैं कि नट और स्क्रू जो होता है वो एक दूसरे पर रोटेशन में होता है, मतलब नट को हम स्क्रू के ऊपर रिवॉल्यूशन देते हैं तब जाकर के नट हमारा एक्सियल डिस्टेंस में
मूव करता है। या फिर अगर नट फिक्स है, स्क्रू को हम मूव कराते हैं, तो स्क्रू में जो एक्सियल मोशन आएगा वो उसके हमारे द्वारा उसको रोटेशनल मोशन दिया जाता है, क्योंकि इन दोनों का क्या होता है, थ्रेड का एंगेजमेंट होता है। स्क्रू में भी थ्रेड होता है और नट में भी थ्रेड होता है। स्क्रू के पास जो थ्रेड होता है उसको हम एक्सटर्नल थ्रेड कहते हैं। मतलब ये सिलिंड्रिकल स्क्रू में क्या है कि ये सिलिंड्रिकल पार्ट है, इसके बाहरी सरफेस के ऊपर क्या है, थ्रेड बना हुआ है। तो स्क्रू के पास एक्सटर्नल थ्रेड होता है। वही जबकि अगर हम लोग यहाँ पर अगर नट की बात करें, जैसे कि अगर हम लोग हेक्सागोनल नट देखते हैं, तो ये हेक्सागोनल नट है ना। तो इसके अंदर जो यहाँ पर क्या है, थ्रेड बना हुआ रहता है, तो इसको हम इंटरनल थ्रेड कहते हैं। तो नट का इंटरनल थ्रेड स्क्रू के एक्सटर्नल थ्रेड के ऊपर मेशिंग में होता है, और ये दोनों ही थ्रेड जो है एक दूसरे के सरफेस पे होती है। तो जब हम लोग नट को अगर हम रोटेशन देते हैं या फिर स्क्रू को रोटेशन देते हैं, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मूवमेंट होता है। तो नट का थ्रेड स्क्रू के थ्रेड के ऊपर रबिंग करता है ना। वो वहां पर क्या करता है, रबिंग एक्शन होता है दोनों ही थ्रेड के जंक्शन पर, सरफेस पर। तो स्वाभाविक है जहां रबिंग होगा तो वहां वियर जैसा प्रॉब्लम होगा। तो अगर अगर वो एक सफिशियंट वियर स्ट्रेंथ भी होना चाहिए स्क्रू और नट के पास कि वो उस रबिंग एक्शन को, क्योंकि जब हम लोड इस पर लग रहा होता है उस समय भी ये एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर रोटेशन में होती है। मतलब हम जब इसको रोटेशनल मोशन देते हैं तब ये एक्सियल मोशन में मूव करते हुए रोज लोड को रेज करता है। तो उस समय सरफेस दोनों ही थ्रेड सरफेस का रबिंग होती है, तो वहां पर वियरिंग का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोनों ही थ्रेड के पास सफिशियंट वियर स्ट्रेंथ होना चाहिए ताकि वो उतना लोड को वो आसानी से कैरी कर जाए बिना वियर किए हुए। तीसरा जो क्रिटेरिया है वो बकलिंग क्रिटेरिया है। बकलिंग क्रिटेरिया हालांकि पावर स्क्रू में कब में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस इसका नहीं है, क्योंकि बकलिंग जो होती है ये हम लोग एक कॉलम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में कॉलम पढ़े होंगे कि कॉलम एक वर्टिकली मतलब एक बीम होता है ना। और बकलिंग क्रिटेरिया जो है इसके लिए हम लोग यूलर्स इक्वेशन यूज करते हैं। और ये इक्वेशन होता है जब हमारा ये स्क्रू को हम एक कॉलम के रूप में कंसीडर कर लें, और वो कॉलम कैसा हो, वो लॉन्ग कॉलम हो, मतलब इसका लंबाई जो है वो काफी ज्यादा अगर हो जाता है तो फिर ये बक्कल हो कर जाता है। बक्कल करने का मतलब ये हो गया कि इस पर जब अगर बहुत हैवी लोड लग जाएगा, कॉम्प्रेसिव लोड, तो ये यहाँ से ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो फेल्योर होता है, इस तरह का अगर वो टेढ़ा हो गया तो इसी को हम बकलिंग कहते हैं। तो ये बकलिंग जो होता है जनरली लॉन्ग टाइप के कॉलम में होता है। तो ये उतना ज्यादा इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर अगर स्क्रू को वैसा यूज कर रहे हैं जो कि काफी लॉन्ग है, तब हम इससे चेक करते हैं, नहीं तो फिर इसका मतलब कोई वैसा इम्पोर्टेंस नहीं है। मेन हमको स्ट्रेंथ क्रिटेरिया और वियर क्रिटेरिया से स्क्रू का डिजाइन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं स्ट्रेंथ क्रिटेरिया के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रेंथ क्रिटेरिया में जैसे हम यहाँ पर एक फिगर में हम देखते हैं कि ये क्या है, स्क्रू और जो नट है इसके बीच का असेंबली का ये फिगर है। तो स्क्रू जैसा कि एक सिलिंड्रिकल बॉडी के ऊपर थ्रेडेड पार्ट होता है उसी को हम स्क्रू कहते हैं। तो ये क्या है, एक सिलिंड्रिकल बॉडी है। ठीक है, जिसका डायमीटर ही हमारा क्या कहलाता है, डीसी, यानी कि कोर डायमीटर। इसको हम क्या कहते हैं, कोर डायमीटर। ठीक है, तो ये कोर डायमीटर स्क्रू का सबसे मिनिमम डायमीटर होता है ना। और ये जो होता है सिर्फ स्क्रू में मतलब थ्रेड को हटा दें तो स्क्रू का जो सिर्फ सिलिंड्रिकल जो पार्ट है उसका डायमीटर ही कोर डायमीटर होता है।
जबकि अगर हम पूरा थ्रेड को ले ले, मतलब यहाँ से लेकर के थ्रेड के एक पॉइंट से लेकर के उसके दूसरा एंड पॉइंट तक ले ले, यानी कि सबसे जो लार्जेस्ट डायमीटर होगा पूरा सिलिंड्रिकल पार्ट और थ्रेड को ले करके, इस डी को हम लोग कहते हैं नॉमिनल डायमीटर, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं ये क्या है, नॉमिनल डायमीटर। लेकिन जनरली कैलकुलेशन के लिए हम लोग जो है इसका मीन वैल्यू अगर लेते हैं कि मतलब लगभग इस थ्रेड का लगभग आधा हिस्सा, इधर के थ्रेड का आधा हिस्सा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर होता है वो मीन डायमीटर कहलाता है। तो ये एक स्क्रू और नट का क्या है, असेंबली है, जिसमें डीसी कोर डायमीटर है और डी जो है नॉमिनल डायमीटर है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है एक लोड हमारा एक्ट हो रहा है यहाँ पर डब्लू। ठीक है, यानी कि इस पावर स्क्रू का यूज हम इस डब्लू लोड को रेज या लोअर करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये तो अगर इस दोनों में, ये दोनों ही असेंबली एक फ्रेम के अंदर होता है, तो एक फ्रेम के अंदर होता है तो उसमें से या तो नट फिक्स होता है या स्क्रू फिक्स होता है। ठीक है, तो कोई भी फिक्स हो, लेकिन लोड तो पूरा का पूरा असेंबली के ऊपर कितना आएगा, डब्लू आएगा, और वो स्क्रू के ऊपर कैसा लगाएगा, तो एक कॉम्प्रेसिव लोड लगाएगा। ये नेचर क्या है यहाँ पर डब्लू का, कॉम्प्रेसिव, ये कॉम्प्रेसिव लोड लगा रहा है। तो अब देखिए कि अगर कोई भी एलिमेंट्स है जिसके ऊपर कॉम्प्रेसिव लोड लगेगा, जैसे कि ये सिलिंड्रिकल पार्ट के ऊपर यहाँ कॉम्प्रेसिव लोड लग रहा है, तो यहाँ पर ये जो फेल्योर करेगा वो किस तरह का फेल करेगा, तो ये एक क्रशिंग फेल्योर होगा। ये किस तरह का फेल्योर होगा, क्रशिंग फेल्योर होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी सरफेस के ऊपर जब कंप्रेसिव लोड लगती है तो वो जो उसका चांस है फेल करने का वो क्रश कर जाएगा। मतलब हो गया कि ये सरफेस जो है क्रश कर गया, मतलब ये पूरा चूर चूर हो गया, इतना ना लोड इस पर पड़ गया कि इसके पास अगर सफिशियंट क्रशिंग स्ट्रेंथ नहीं है तो ये पूरा जो सरफेस है वो क्रश कर जाएगा। तो क्रशिंग ना करे, तो इसके अंदर अगर डब्लू लोड लग रहा है और डीसी अगर डायमीटर है, तो इस सरफेस के ऊपर जो क्रशिंग स्ट्रेस है वो कितना डेवलप करेगा, तो यहाँ पर क्रशिंग एरिया जो है, यहाँ पर क्रशिंग एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई/4 डीसी का स्क्वायर। यही हमारा क्या आ जाएगा, क्रशिंग एरिया आ जाएगा, पूरा क्रशिंग में होगा। तो सिंपल सा चीज है कि क्रशिंग स्ट्रेस यहाँ पर कितना डेवलप होगा, तो जो लोड है ना, अब बाय क्रशिंग एरिया यानी पाई/4 डीसी का स्क्वायर, इतना जो है हमको क्या कर डेवलप कर जाएगा, यहाँ पर क्रशिंग डेवलप करेगा। ठीक है, इसके बाद जो है जब हम इस लोड को रेज करने जाते हैं तो हम या तो स्क्रू में रोटेशन देते हैं या फिर नट को रोटेशन देते हैं, है ना। हम दोनों में से किसी एक अगर नट फिक्स है तो स्क्रू को रोटेशन देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि नट जो है तो इसमें क्या है, फ्रेम में जो है ये फिक्स है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्क्रू को रोटेशन देते हैं। तो स्क्रू के ऊपर रोटेशन देंगे मतलब इस पर क्या लगाते हैं हम लोग, टॉर्क लगाते हैं। टॉर्क यहाँ पर मान लेते हैं कि टी क्या है, टॉर्क है। तो जैसे कि हम बताएं कि कोई भी लोड को रेज करने के लिए या लोअर करने के लिए हमें जो देना पड़ता है वो है टॉर्क का वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस स्क्रू पर टी टॉर्क देते हैं। तो ये स्क्रू क्या है कि जब भी कोई एलिमेंट के ऊपर टॉर्क लगती है तो उसमें एक टॉर्सन का केस आ जाता है ना। वहां पर क्या है, टॉर्सन का केस है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर स्क्रू को भी हम टॉर्क दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्रू के अंदर टॉर्सन आएगा, ये ऐठना चाहेगा। ठीक है, तो इसके पास सफिशियंट टॉर्सनल स्ट्रेंथ हो, तो टॉर्सन के कारण शियर स्ट्रेस डेवलप करता है। कोई भी एलिमेंट में अगर टॉर्सन का केस है, टॉर्क लग रहा है, तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप करता है उसको हम कहते हैं शियर स्ट्रेस डेवलप करता है। तो यहाँ पर सी टॉर्सनल शियर स्ट्रेस जो कोर में, यहाँ पर सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, कोर की बात कर रहे हैं। अभी हम थ्रेड पे नहीं गए हैं, हम सिर्फ कोर का डिजाइन कर रहे हैं, कोर सिलिंड्रिकल पार्ट का। तो कोर सिलिंड्रिकल पार्ट पर तो एक तो क्रशिंग
मतलब लोड लगता है, जो क्रशिंग स्ट्रेस हम लोग निकाल चुके हैं। एक दूसरा टॉर्सन के कारण जो ये सिलिंड्रिकल बॉडी है उसमें शियर स्ट्रेस डेवलप करेगा। तो शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है वो टाउ बराबर 16T/π/dq, ये हम पहले भी निकाल चुके हैं कि शियर स्ट्रेस बराबर क्या होता है यहाँ पर कि 16T/π/dq। तो यहाँ पर जो d जो हम यूज कर रहे हैं वो d सिलिंड्रिकल पार्ट का जो d है, यहाँ पर डीसी कोर का डायमीटर क्या है डीसी, इसीलिए यहाँ डायमीटर के रूप में क्या लेंगे डीसी लेंगे। तो पाई डीसी का क्यू। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्क्रू का जो कोर पार्ट है ना, ये कोर सिलिंड्रिकल जो रॉड है स्क्रू का, उसमें दो स्ट्रेस लग रहा है। एक तो क्रशिंग स्ट्रेस लग रहा है, जो कि क्रशिंग स्ट्रेस एक तरह का क्या है, एक तरह का ये एक नॉर्मल स्ट्रेस है। क्रशिंग स्ट्रेस क्या है, एक तरह का नॉर्मल स्ट्रेस है। और दूसरा चीज इस पर इसी कोर पर जो लग रहा है वो लग रहा है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, है ना। दूसरा क्या लग रहा है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, यानी कि हम इसको कंबाइंडली कहें तो स्क्रू का जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उस पर नॉर्मल स्ट्रेस भी लग रहा है और शियर स्ट्रेस भी लग रहा है। तो अब आती है बात इसका डिजाइन का। तो कोई भी एलिमेंट जिसके ऊपर नॉर्मल और शियर दोनों आ जाती है तो फिर उसके लिए डिजाइन के लिए हम यूज करते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का, है ना। तो वहां पर प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में अब तो ये डिपेंड करेगा कि स्क्रू जो है वो डक्टाइल मटेरियल है या ब्रिटल है। तो जनरली स्क्रू के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है वो होता है डक्टाइल। और हम जानते हैं कि डक्टाइल मटेरियल के लिए जो सबसे सुटेबल थ्योरी होता है वो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, है ना, जिसको गेस्ट और ट्रेस्का थ्योरी भी हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जो है ये यूज किया जाता है किसके लिए, जहां पर नॉर्मल और शियर दोनों आ रहा है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो मान होता है यहाँ पर वो टाउ मैक्स बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट सिग्मा। ऐसे भी टाउ मैक्स जो होती है वो बराबर होता है रूट अंडर जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसका आधा होता है स्क्वायर और प्लस टाउ का स्क्वायर, ये पहले भी हम बता चुके हैं। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। टाउ मैक्स जो है बराबर हो जाएगा रूट अंडर सिग्मा, यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो क्रशिंग स्ट्रेस है तो सिग्मा c/2 का स्क्वायर और प्लस टाउ का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू हमको आ गया क्या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का। यानी कि कोर पार्ट में जो डेवलप करेगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वो कितना डेवलप करेगा तो रूट अंडर सिग्मा सी। तो सिग्मा सी का मान यहाँ से निकाल लेंगे और ये टाउ का मान जो है यहाँ से निकाल लेंगे और इस दोनों को पुट करके इस फॉर्मूला में हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे टाउ मैक्स का मान निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये जो टाउ मैक्स का मान है कि ये एलिमेंट हमारा फेल ना करे, ये स्क्रू हमारा फेल ना करे फॉर नो फेल्योर, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो उसके परमिसिबल शियर स्ट्रेस से छोटा या बराबर होना चाहिए, तब ये डिजाइन क्या होगा सेफ होगा। तो हम चेक करेंगे कि हम मतलब डब्ल्यू लोड के कारण जो स्क्रू में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो उस स्क्रू के परमिसिबल शियर स्ट्रेस से लोअर या इक्वल है या नहीं है। अगर लोअर है तो डिजाइन हमारा सेफ होगा। अगर ये टाउ मैक्स जो है वो हमारा टाउ परमिसिबल से बढ़ जाती है तो फिर ये डिजाइन जो है फेल कर जाएगा, यानी कि वो स्क्रू के पास जो है डब्ल्यू लोड जो उठाने की क्षमता है वो उसके पास नहीं होगा। तो एक ये चीज हो गया आपको कोर का, इस तरह से हम डिजाइन कर लिए। लेकिन दूसरा चीज ये है कि इसमें एक शियर स्ट्रेस और डेवलप करेगा कहाँ पर, तो एक शियर स्ट्रेस डेवलप करेगा कि ये जो नट जो है और स्क्रू जो है यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के थ्रेड के ऊपर, है ना। यहाँ पर नट का इंटरनल थ्रेड, जैसे कि ये नट का इंटरनल थ्रेड और यहाँ पर
स्क्रू का एक्सटर्नल थ्रेड, ये दोनों ही थ्रेड एक दूसरे के सरफेस के ऊपर में है, और दोनों में से अगर जो भी रोटेशन में होगा तो ये दोनों ही थ्रेड का सरफेस एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, रबिंग करेगा। रबिंग करेगा मतलब दोनों का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो एक शियर एरिया है। शियर एरिया मतलब क्या हो गया, शियर एरिया मतलब हो गया कि एरिया के अलोंग, जैसे कि ये एरिया के अलोंग है, तो ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे में शियर कर रहा है ना। तो सिमिलरली सोचिए कि यहाँ पर हमारा जो दोनों का थ्रेड है, स्क्रू का और नट का, ये दोनों ही थ्रेड एक दूसरे के ऊपर जो कांटेक्ट में है, वो दोनों ही जब एक दूसरे के ऊपर रोटेशन होता है, रिलेटिव रोटेशनल मूवमेंट होती है, तो फिर ये दोनों सरफेस जो है एक दूसरे के ऊपर शियर करेगा, है ना। या फिर ऐसा हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि मतलब नट के ऊपर, यहाँ पर नट चूंकि फिक्स है, यहाँ पर ये दो एक तरह का बीम काम कर रहा है, ये नट में क्या कर रहा है, ये दोनों एक सपोर्ट का काम कर रहा है। और जबकि डब्लू लोड जो है वो नीचे की ओर लग रहा है। अगर मान लीजिए कि ये सारा थ्रेड, अगर ये थ्रेड यहाँ से टूट जाए, ये थ्रेड यहाँ से टूट जाए, और ये थ्रेड जो है यहाँ से टूट जाए, ठीक है। दूसरा चीज है कि इधर से भी, मतलब चारों तरफ से ये थ्रेड जो है, अगर ये कोर पार्ट में क्या कर जाए, शियर कर जाए, ये शियर कर गया, तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि नट जो है फ्रेम में ही रह जाएगा और स्क्रू जो है यहाँ पर नीचे गिर जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा थ्रेड जो है शियर कर गया एक दूसरे के ऊपर, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा स्लिप करते हुए स्क्रू का जो सिलिंड्रिकल पार्ट है वो नीचे आ जाएगा। तो मतलब इसके कोर के पास, इसका थ्रेड जो कोर के पास है वो शियर ना करेगी। इस तरह के शियर फेल्योर जो यहाँ पर इस तरह का जो शियर डेवलप हो रहा है, इसको ट्रांसवर्स शियर कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम ट्रांसवर्स शियर अगर किसी एक थ्रेड का निकालना चाहे, तो देखिए इसका पेरीमीटर होगा कितना, ये चूंकि हम कोर में निकाल रहे हैं ना, ये शियर कहाँ हो रहा है, कोर पे हो रहा है। तो यहाँ पर जो पेरीमीटर होगा वो पाई इंटू डी सी, ये इसका क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया, है ना। चूंकि ये सिलिंड्रिकल सर्कुलर शेप में है, और प्लस में ये क्या है, इसका थिकनेस है, तो पाई डी सी इंटू टी, यही हमारा क्या हो जाएगा, शियर एरिया हो जाएगा, किस एक एक थ्रेड का, शियर एरिया ऑफ वन थ्रेड, एक थ्रेड का। तो ये डिजाइन जो है वो फेल तभी करेगा, ये जितना थ्रेड नट और स्क्रू जो है एक दूसरे के अंदर में है ना। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये थ्रेड का लगभग आधा हिस्सा नट के अंदर में है, यहाँ तक ये थ्रेड पूरा है नट के अंदर, ये भी थ्रेड पूरा है, और ये थ्रेड का फिर जो है हाफ पार्ट जो है नट के अंदर है। तो जितना भी हमारा नट के अंदर है जो इंगेजमेंट में है, वो सब के सब अगर शियर करेगा, तभी ये असेंबली जो है वो हमारा फॉल कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि टोटल शियर एरिया अगर हम लोग ट्रांसवर्स में अगर हम निकालना चाहें, टोटल शियर एरिया तो एक एक का है पाई डी सी इंटू टी, डी सी कोर डायमीटर, और टी जो है यहाँ पर थ्रेड का थिकनेस है, और इनटू यहाँ पर हम लोग जेड कर देते हैं। जेड क्या है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ थ्रेड इंगेज्ड, यानी कि जितना भी स्क्रू और नट का थ्रेड है, जितना इंगेज है उसकी संख्या। तो ये टोटल शियर एरिया हो गया। तो यहाँ पर जो ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस जो यहाँ पर डेवलप करेगा, है ना, यहाँ पर ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस जो स्क्रू में डेवलप करेगा, वो हो जाएगा W इंटू पाई डी सी टी जेड, ठीक है, यानी लोड पर बाय एरिया। यहाँ जेड क्या है, नंबर ऑफ थ्रेड इन इंगेजमेंट विथ द नट, नट के साथ जितना थ्रेड इंगेजमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एस सिंबल लेंगे। तो ये तो दोनों केस में हो सकता है ना, या तो आपको स्क्रू के सारे थ्रेड शियर कर जाए, या फिर नट का भी थ्रेड अगर शियर कर गया, तो नट का थ्रेड शियर कहाँ करेगा,
वो आपको इसके इंटरनल यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यानी कि ये नॉमिनल डायमीटर पे करेगा। नट में जो होगा, नट में शियर जो होगा वो नॉमिनल डायमीटर पे होगा, नॉमिनल डाया पे, और जबकि स्क्रू में जो होगा वो कोर डाया पे होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम स्क्रू के स्क्रू के लिए अगर ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस निकालते हैं तो यहाँ डायमीटर जो है उसका कोर डाया लेंगे, और अगर ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस नट का लिए अगर निकालेंगे तो यहाँ पर जो है डी नॉमिनल डायमीटर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर टूट थिकनेस का जो मान होता है वो जनरली 0.5 पी। पी क्या है, यहाँ पर पिच है, ये पी क्या है, पिच है। तो दोनों ही में चाहे मतलब स्क्रू का हो या फिर नट का हो, दोनों में जो ये ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस है वो उसके परमिसिबल लिमिट से छोटा होना चाहिए, तब वो डिजाइन क्या होगा, सेफ होगा। तो इस तरह से हम लोग बाय स्ट्रेंथ क्रिटेरिया से जो पावर स्क्रू है उसकी हम लोग डिजाइन करते हैं। एक टॉर्सनल शियर स्ट्रेस और क्रशिंग स्ट्रेस के कारण जो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालते हैं, उसको परमिसिबल से चेक करते हैं, और दूसरा ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस निकालते हैं स्क्रू एंड नट के लिए, और दोनों का ही देखते हैं कि वो उसके परमिसिबल वैल्यू से छोटा होगा तो डिजाइन सेफ होगा।